बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिज्यूम करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर से। ठीक है, अब टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है ना हमारे पास क्या है कि जब प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ा कि अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग है। ठीक है, कि अमाइनो एसिड किस सीक्वेंस में किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में अरेंज है, तो उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड, डिफरेंट अमाइनो एसिड जो है वो मुख्तलिफ शेप्स बनाते हैं क्वाइल्स या शीट्स के फॉर्म में। ठीक है, और इसके दौरान डिफरेंट अमाइनो एसिड जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी बनाते हैं, तो उनको जो है ना हम बीटा स्ट्रक्चर जो है ना या सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है कि अगर एक लंबा पॉलीपेप्टाइड चेन है तो उस पॉलीपेप्टाइड चेन में, एक मिनट में इधर से, अच्छा, उस पॉलीपेप्टाइड चेन में वो एक क्वाइल हो जाता है या बेंड हो जाता है अपने ऊपर अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो उससे जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है उसको कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ तो होपफुली कि आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर देंगे। फॉर एग्जांपल इधर एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, यहाँ से शुरू हो रहा है, चेंज कलर कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये इधर से हो गया। ठीक है, अब ये ऐसे रन कर रहा है, फॉर एग्जांपल इधर एक और क्वाल आ गया। ठीक है, ये पर रन कर रहा है, इधर एक और अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल इसमें इधर एक बीटा शीट भी लेट सपोज करेगा गया है, फिर ऐसे जो है ना एक और बीटा शीट आ गया है, ऐसे एक और क्वाइल आ गया है। ठीक है, ऐसे जो है ना बीटा शीट आ गया है, ऐसे एक और क्वाल आ गया है। अब इनका आपस में जो इंटरेक्शंस हैं डिफरेंट जगहों पे, एक जगह पर बीटा शीट अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, बीटा शीट अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, ये तो बन गए हैं। लेकिन इनके आपस में जो इंटरेक्शंस बनते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड, उनसे जो स्ट्रक्चर हमारे पास आता है उसको कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। जिसका मतलब है कि फोल्डिंग और रीफोल्डिंग, जब कोई पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो अपने ऊपर फोल्ड और रीफोल्ड हो जाए तो उससे जो ग्लोबुलर सा शेप या मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड सा जो शेप बनता है उसको हम कहते हैं कि ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा, the tertiary structure determined by the variety of interactions among the R group, ठीक है, एंड बिटवीन द R ग्रुप्स ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड जो बैकबोन है उनके दरमियान जो इंटरेक्शंस होते हैं उनसे। एक बात कि प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड का जो जो मेन जो जो नाइट्रोजन है पेप्टाइड बॉन्ड का, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये एक अमाइनो एसिड का पेप्टाइड बॉन्ड है और ये C डबल बॉन्ड O फॉर एग्जांपल ये दूसरा अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख लें कि इस पेप्टाइड बॉन्ड का ये ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। तो प्राइमरी ये डिफरेंस है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है उसका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ अटैच हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होकर जो क्वाइल्ड और जो शीट्स बनाता है उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन ये जब जब ये डिफरेंट जो लंबा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है जिसमें मुख्तलिफ जगहों पे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और बीटा शीट्स मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर जो है ना उनके जो आपस में फोल्डिंग और रीफोल्डिंग के बाद जो इंटरेक्शंस उसमें हो जाते हैं। ठीक है, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर भी स्टेबलाइजेशन के लिए इंटरेक्शंस चाहिए, लेकिन वो इंटरेक्शन कहां से आते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन का हाइड्रोजन जो है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का और कार्बोनाइल ऑक्सीजन जो है वो तो ऑलरेडी जो है ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो बीटा शीट्स थे या जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है उस बनाने में यूटिलाइज हो गए हैं। अब इस टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए जो इंटरेक्शन रिक्वायर्ड है तो वो आर ग्रुप होते हैं। ठीक है, जो आर ग्रुप होता है। ठीक है, जो आप लोगों ने पढ़ा था कि पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ जो है ना एरोमेटिक भी हो सकता है, हमने क्लासिफिकेशन जो पढ़ा था। तो आर ग्रुप जो है ना उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होते हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दीज इंटरेक्शन इंक्लूड हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर पोलर अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, अगर वो चार्ज हैं तो फिर आयनिक बॉन्ड भी हो सकते हैं, और अगर वो नॉन पोलर है तो फिर हाइड्रोफोबिक हो या उसको वंडरवाल इंटरेक्शंस भी कह सकते हैं। ये बात आप लोग को पता है। ये जो अमाइनो चेन है इसमें ये सारे जो है ना एक दूसरी एक जगह पे जो है ना दिखाए गए हैं। फॉर एग्जांपल ये एक जो है ना कोई OH कंटेनिंग जो है ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, तो इसका ये OH है, ये ऑक्सीजन जो है ना इसके साथ डायरेक्टली अटैच है। ठीक है ना, और इसका फॉर एग्जांपल ये ग्लूटामिक एसिड है या इस तरीके से C डबल बॉन्ड O है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन बी साइड चेन का है और ये ऑक्सीजन बी साइड चेन का। इसका आपस में इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है जिसकी वजह से ये ऐसे शेप जो है ना बन गया। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट आपस में लिंक हो गए हैं जिसकी वजह से ये फोल्ड हो गया है ऐसे। ठीक है, अब दूसरा
इसको क्या कहते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया है। अब आप लोग देख ले कि ये एक अमीनो एसिड है लेकिन इसका ये नॉन पोलर रेसिड्यू है, ये इस जगह का अमीनो एसिड है जिसका ये नॉन पोलर साइड चेन है। नॉन पोलर एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, ये हाइड्रो या वंडरवाल फोर्सेस भी आप लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो वो बन गए हैं जिसकी वजह से ये लूप इस तरह से स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। तीसरे किस्म का जो इंटरेक्शन है आप लोग देखें, ये आयनिक इंटरेक्शन है। अगर ये सी डबल बॉन्ड ओ और ओ नेगेटिव है, ठीक है, और ये कोई NH3, ठीक है, ये NH3 साइड पॉजिटिव है, तो एक साइड पे ये एक साइड चेन है एक अमीनो एसिड का, ये दूसरा अमीनो एसिड का साइड चेन है लेकिन एक पे नेगेटिव चार्ज है दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, ये आयनिक बॉन्ड बन गया है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख लें कि इसमें बाज औकात ये जो तीन मैंने डिस्कस किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, दूसरा है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन या लंडन डिस्पर्शन फोर्स या वंडरवाल फोर्सेस, और तीसरा है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इसको अक्सर जो है ना नॉन केमिकल इंटरेक्शन का, ये दो नॉन केमिकल है, आयनिक बॉन्ड भी केमिकल इंटरेक्शन होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक कोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये एक और किस्म का इंटरेक्शन जिसको डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं, अक्सर सिस्टीन से जब सिस्टेन बनता है, ठीक है, तो ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो है ना, ये भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ द टर्शियरी स्ट्रक्चर। होपफुली कि आप लोग को इसका समझ आ गया है, ठीक है। द मेन डिफरेंस हमारे पास सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर में मेन ये है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए जो है ना, जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसका जो NH है उसका हाइड्रोजन, ठीक है, और दूसरी जगह पे C डबल बॉन्ड O जो होता है पेप्टाइड बॉन्ड का, ठीक है। तो ये जो है ना रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दीज इंटरेक्शन स्टेबलाइजेस ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन से हैं? अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर या अल्फा हेलिक्स आप लोगों ने पढ़ा, और दूसरा बीटा प्लीट स्ट्रक्चर या बीटा शीट आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। लेकिन टर्शियरी स्ट्रक्चर जब लंबा चेन होता है, मैंने आप लोगों को यहाँ पे ड्रा भी किया कि लंबा चेन है, उसमें बहुत सी जगहों पर इस तरह से अल्फा हेलिकल बीटा इस तरह से बन गए, तो ये जब ऐसे फोल्ड हो जाते हैं, फोल्ड एंड रीफोल्ड, उनके आपस में इंटरेक्शंस जो बनते हैं, लेकिन वो आपस में इंटरेक्शंस जो है ना, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर या शेप स्टेबलाइज होगा, लेकिन वो इंटरेक्शन आर ग्रुप के इंटरेक्शंस होंगे, वो पेप्टाइड बॉन्ड्स के इंटरेक्शंस नहीं है, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड्स तो ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है टू स्टेबलाइज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से पॉसिबल इंटरेक्शंस हैं वो मैंने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी हो सकता है, ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी हो सकते हैं, और आयनिक इंटरेक्शंस भी हो सकते हैं। These are the four types of interactions of the side chains of the amino acids that stabilizes the tertiary structure of proteins, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक मजीद बात आप लोग ध्यान में रखें कि ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन के आपस में इंटरेक्शंस हैं, एक पॉलीपेप्टाइड के डिफरेंट रीजन, इस पॉलीपेप्टाइड का ये रीजन और ये डिफरेंट रीजन है, तो इनके आपस में इंटरेक्शंस हैं। इस पॉलीपेप्टाइड का ये और ये डिफरेंट रीजन है, इसके आपस में इंटरेक्शन है। ये एक पॉलीपेप्टाइड ही है लेकिन इसका ये एक रीजन, और इस पॉलीपेप्टाइड का आप लोग देख ले ये इसका दूसरा रीजन है, तो इसके आपस में इंटरेक्शंस हैं। इस तरीके से ये सेम पॉलीपेप्टाइड का एक रीजन और दूसरा रीजन, तो इसके आपस में इंटरेक्शंस है। तो इसका मतलब ये है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड का, जब एक पॉलीपेप्टाइड आपस में एक दूसरे के ऊपर फोल्ड और रीफोल्ड हो जाता है, ठीक है, जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है, ठीक है, उनको स्टेबलाइजेशन, हमारे पास जो अमीनो एसिड्स के साइड चेन्स होते हैं उनके आपस में इंटरेक्शंस, कौन कौन से इंटरेक्शंस, जो चार इंटरेक्शंस मैंने बता दिए, इनके ये इंटरेक्शंस हैं जिसकी वजह से टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है बन जाता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। यथा व्हाइल दीज इंटरेक्शंस आर वीक, रिलेटिवली वीक, कौन से वीक होते हैं पता है? कौन से इंटरेक्शंस वीक होते हैं? ये जो तीन किस्म के इंटरेक्शंस हैं इसमें जो दो है हाइड्रोजन बॉन्ड है, और दूसरा जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस है जो कि नॉन पोलर अमीनो एसिड्स के दरमियान होते हैं, क्योंकि ये तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं, इसी वजह से इनको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो दीज आर लेस स्टेबल, ठीक है, दीज आर वीक इंटरेक्शंस, क्यों? बिकॉज दीज आर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं। और ये जो दो और हैं, ये जो डाइसल्फाइड ब्रिज है, तो डाइसल्फाइड ब्रिज इज ए कोवेलेंट बॉन्ड, एंड a covalent bond is far more stronger, क्योंकि केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, फॉर एग्जांपल दिस वन, एज वेल एज द आयनिक बॉन्ड भी एक केमिकल बॉन्ड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनता है, ठीक है। ऑल दो कि ये वाला वो वाला केमिकल बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से बनता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बन गया है, तो ये बॉन्ड भी स्ट्रॉन्गर होता है, ये बॉन्ड भी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है, जबकि ये दो बॉन्ड जो है ना कंपैरेटिवली वीकर होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें
ये वाला सबसे वीकर होता है जो वंडरवाल फोर्सेस वाला होता है, ठीक है। सल्फाइड जो डाइसल्फाइड ब्रिज जो बनता है वो दो सिस्टीन रेजिड्यू का एसिड जो है ना, फॉर एग्जांपल एक अमाइनो एसिड है इसका एसएच है, ठीक है, और दूसरा अमाइनो एसिड है उसका भी एसएच है, ठीक है। तो दोनों हाइड्रोजन रिमूव होकर दोनों के आपस में ये वाला बॉन्ड बनता है जिसको डाइसल्फाइड ब्रिज। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है क्योंकि केमिकल बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये ज्यादा जो है ना ये स्टेबल होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना वो सेकंड टर्स स्ट्रक्चर को दिखाया गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, फॉर एग्जांपल लेट सपोज करें ये लेट के ये यहां से शुरू हो गया है, तो ये 1 मिनट। अच्छा, अगर ये यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसके अब ये एक अल्फा हेलिकल है, फॉर एग्जांपल इस तरह से आकर ये दूसरा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बन गया, ऐसे जो है ना आकर ये एक और रीजन है, ये एक और रीजन है ऐसे, ठीक है, और रीजन है ऐसे आकर एक और रीजन बन गया है, यहाँ पर बीटा शीट्स जो है ना वो बन गए हैं, ठीक है, ये ऐसे जो आकर और तो इनके जो आपस में इंटरेक्शन होते हैं तो फिर उनको हम क्या कहते हैं, उनको टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना मतलब कि तीनों को कंपेयर करके लिया गया है, बट इज गिवन हियर ओनली टिल यहाँ पर, ठीक है। ये अल्फा ये वो सीक्वेंसिंग है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये बीटा शीट ये सिर्फ और सिर्फ अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर को दिखाया गया है, ऐसे बीटा शीट भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, तो वो बीटा हो जाएगा। ये जो है ना फोल्डिंग एंड रीफोल्डिंग आपको दिस उससे जो है ना वो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है। क्वाटरनरी पे हम जाएंगे वो भी इस जैसा होता है, बट द ओनली डिफरेंस कि हमारे पास उन प्रोटीन्स का जिनमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, तो वो जब आपस में इंटरेक्शन करते हैं उनसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ a protein is when results of the aggregation of 2 or more polypeptide subunits, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोलाजन फाइबर्स हैं, तो ये देखिए उनका ये आपस में इस तरीके से जो है ना वो फोल्ड हो गए हैं, लेकिन इसके आपस में बहुत सारे इंटरेक्शन है जिसकी वजह से इनको स्टेबिलिटी या स्ट्रेंथ मिलता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन भी हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं जिसमें 4 यूनिट्स हैं, 2 कॉपीज अल्फा और बीटा एक, अल्फा 1 और बीटा 1 एक, और अल्फा 2 एंड बीटा 2 वो दूसरा, ठीक है। लेकिन 4 चेन्स है हमारे पास पॉलीपेप्टाइड, एक से ज्यादा है, तो वो अगर आपस में जो ना वो जो अल्फा चेन और बीटा चेन यहाँ पर हेमोग्लोबिन के दिए हैं 1 2 3 4, तो ये चूंकि आपस में देखें ये प्राइमरी स्ट्रक्चर एक चेन का है, ये नॉट प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये फोल्डिंग रिफोल्डिंग, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर एक का है, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर दूसरे का है, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर तीसरे का है, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर चौथे का है, लेकिन ये आपस में भी इस तरह से इंटरेक्टेड है, ये चेन इसके साथ, ये चेन इसके साथ, ये चेन इसके साथ, ये चेन इसके साथ आपस में, तो इससे जो स्ट्रक्चर बनता है कॉम्प्लिकेटेड, और ये डिफरेंट यूनिट्स जो आपस में इंटरेक्शंस करते हैं, ठीक है, उससे जो स्ट्रक्चर बनता है कॉम्प्लिकेटेड, उसको फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसका मतलब है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर जैसा ही है, बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टर्शियरी एंड द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के टर्शियरी स्ट्रक्चर में एक अमाइनो एसिड फोल्ड एंड रीफोल्ड होकर जो है ना एक कॉम्प्लिकेटेड शेप बनाता है, ठीक है, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में उन प्रोटीन्स के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया भी था कि बाज़ औकात ऐसे होता है कि एक प्रोटीन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ होता है, तो उस केस में जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ होता है उस केस में क्या होगा, उस केस में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर तक होंगे, लेकिन उनका कोई क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं होगा। लेकिन जो प्रोटीन एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से बनते हैं फिर उनका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना वो समरी है इसकी, ठीक है, आप लोग इसमें देख सकते हैं, ठीक है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल सीक्वेंसिंग है, ठीक है। फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर अगर ये इस तरीके से अल्फा हेलिकल या बीटा शीट्स बनाए तो फिर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। जब ये चेन लंबा हो आप लोग इसमें देख सकते हैं इसमें ये बीटा शीट्स भी हैं और ये अल्फा हेलिकल भी है, बहुत सारे ये फोल्ड एंड रीफोल्ड होकर इस तरीके से इंटरेक्शन बनाते हैं थ्रू देयर अल्काइल साइड, जो साइड चेन्स होते हैं, ठीक है, तो फिर उनको टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और अगर एक से ज्यादा यूनिट हो, फॉर एग्जांपल ये एक है, वो दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, जितने भी हो उनका आपस में फिर इंटरेक्शन बन जाते हैं, फिर उनको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। होपफुली कि आप लोगों को प्रोटीन के स्ट्रक्चर जो है ना ये क्लियर हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये वो उन इंटरेक्शंस की थोड़ी सी समरी है, ठीक है। इसमें आप जो इंटरेक्शंस मैंने बताए कि या तो डाइसल्फाइड ब्रिज हो सकता है, तो यहाँ पर आप लोग देख ले कि सबसे पहले जो स्ट्रक्चर जो बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होते हैं या इंटरेक्शंस दैट स्टेबलाइजेस द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें कोवेलेंट और नॉन कोवेलेंट होते हैं। सबसे पहले कोवेलेंट इंटरेक्शन में कौन सा आएगा, सब कोवेलेंट इंटरेक्शन में पेप्टाइड बॉन्ड भी है, ठीक है, लेकिन डाइसल्फाइड ब्रिज जो है ना इज द मेन, आप लोग देख लें ये डाइसल्फाइड ब्रिज ये कोवेलेंट है, ठीक है, डिटेल आप लोग पढ़े ऑलरेडी, मैंने साथ साथ में इसको एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन सेपरेट मैंने इसी वजह से दिया कि अगर किसी स्टूडेंट को समझ ना आया हो तो इसको पढ़कर वो जो है ना इसको समझ सकता है, बिकॉज इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड
और टर्शियरी स्ट्रक्चर में मैंने एग्जांपल में दिखाया भी आप लोगों को कि किस तरीके से ये डाइसल्फाइड ब्रिज जो है ना वो स्टेबलाइज करता है टर्शियरी स्ट्रक्चर को। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप लोग देख ले नॉन कोवेलेंट में फिर कौन कौन से। नॉन कोवेलेंट में फिर पहला हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, ये ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। बट रिमेंबर ये सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखाया गया है, ठीक है, ये टर्श स्ट्रक्चर वाला हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्योंकि अगर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें कार्बोनाइल ऑक्सीजन पेप्टाइड बॉन्ड का और नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है पेप्टाइड बॉन्ड का, अगर ये इन्वॉल्व हो तो फिर ये सेकेंडरी के होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास टर्श स्ट्रक्चर में क्या है, वो जो है ना पोलर जो अमीनो एसिड्स होते हैं, तो उनमें जो उनका जो साइड चेन होता है, उनका आपस में जो इंटरेक्शन होता है, उसको फिर हम टर्श स्ट्रक्चर वाला हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, बट दैट इज ऑल अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अच्छा इसमें फिर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी हैं, वो भी उधर भी हमने एक्सप्लेन किए, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि कहीं से अगर हमारे पास अल्काइल साइड चेन वाले जो है, ये जो है ना आइसोल्यूसिन का साइड चेन है और ये ल्यूसिन का साइड चेन है। इसमें आप लोग देख सकते हैं क्योंकि ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर के आपस में जो इंटरेक्शंस हमारे पास होते हैं वो क्या है, वो हाइड्रोफोबिक, या इसको आप लोगों वंडरवाल फोर्सेस भी कह सकते हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी हाइड्रोफोबिक फोर्सेस और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस एक ही चीज है। ठीक है, तो ये आप लोग को ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये वो वाला है। ठीक है, और इसमें तीसरा भी जो है ना एक इंटरेक्शन है जिसको आयनिक इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो वो जो है ना भी स्टेबलाइजेशन में किरदार अदा करता है, ये जो है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इसमें एक जो है COO और दूसरा NH3, तो ये चूंकि नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव देखिए ये एस्पार्टिक एसिड का है, ये लाइसिन का है। ठीक है, तो दोनों में क्या है, दोनों में जो है ना अपोजिटली चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इनसे जो इंटरेक्शन बनता है उनको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो है क्या है, फिर डीनेचुरेशन है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, इनको जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं। डीनेचुरेशन हमारे पास क्या है, अगर ऐसा कोई प्रोसेस हो जाए जिसमें प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, नेटो प्रोटीन, मैंने आप लोगों को क्या कहा था, नेटो प्रोटीन हमारे पास उस प्रोटीन को कहते हैं जो कोई स्ट्रक्चरल फंक्शनल कंफर्मेशन में मौजूद होता है, कोई ऐसा कंफर्मेशन जो फंक्शनल हो। ठीक है, जो जिसका जिसका जो भी फंक्शन हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं हेमोग्लोबिन की बात करूं, तो हेमोग्लोबिन अपने उस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मौजूद हो जिससे वो ऑक्सीजन की ट्रांसफर कर सकता हो, तो उसको फिर नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी वजह से उसका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में, लेकिन एक बात है कि डीनेचुरेशन में प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटेक्ट रहता है, सिर्फ सेकेंडरी टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मसला आता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डीनेचुरेशन रिजल्ट्स इन द लॉज ऑफ सेकेंडरी, मतलब है कि कहीं से हाइड्रोजन बॉन्डिंग या जो आयनिक इंटरेक्शंस हैं या डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, बट क्या है, द मेन थिंग इज के पेप्टाइड बॉन्ड्स इंटेक्ट रहते हैं। डीनेचुरेशन में पेप्टाइड बॉन्ड्स जो है वो इंटेक्ट रहते हैं, वो ब्रेक नहीं होते। ठीक है, 1 मिनट। जी शीरिन ज्यादा सर कंप्यूटर क्लास शुरू होने वाला है, सर बार बार मैसेज कर रहे थे। अब पता बन शुरू की 12 बजे बन गई। बार अन्नद सर फ्राइडे द नन 11:30 बांध दे ना अभी तो हमारा वीडियो में 10:30 बार मौत तो ग्रुप के खबर करनो में 15 मिनट ग्रुप कम से कम पकार दे दानी डीनेचुरेशन तरफ हाथ मुंह पिन जमा सबर के अनुसार। सही तो सर ठीक। ठीक है, अच्छा तो ये जो है ना मतलब कि सेकंड प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटेक्ट रहता है, सीक्वेंसिंग या पेप्टाइड बॉन्ड जब से सेकेंडरी टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फिजिकल चेंजेस भी आ सकते हैं, केमिकल चेंजेस भी आ सकते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल का जो जो है फंक्शन वो भी लॉस हो सकता है, तमाम इसको डीनेचुरेशन कहते हैं। फिजिकल एजेंट्स कौन कौन से हैं, हीट है, विगोरस शेकिंग है, एक्सरेज हैं या यूवी रेडिएशन हैं, तो इनकी वजह से भी हमारे पास सेकेंडरी टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ये डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, चेंज आ सकता है, या केमिकल चेंजेस हैं कि केमिकल रिएक्शन, फॉर एग्जांपल एसिड है, ये अल्कलीज हैं, ठीक है, या साल्ट्स ऑफ हेवी मेटल्स हैं, या ये और केमिकल्स हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो कि रिएक्शन करके सेकेंडरी और टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को मतलब कि चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से डीनेचुरेशन हो जाती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे ये वो दिखाया गया है
कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इसमें ये जो है ये टर्शरी कोई प्रोटीन है नेटिव फॉर्म में, नेटिव प्रोटीन, ठीक है। इसमें से कोई भी एजेंट फिजिकल हो या केमिकल हमने दे दिया तो आप लोग देख लें इसकी वो फोल्डिंग वगैरह, ये एक शेप है, ये दूसरे शेप में चल गया, कंफर्मेशन चेंज हो गया है। अब ये एक्टिव नहीं रहेगा, अपना फंक्शन लॉस कर देगा, इसको डीनेचर्ड प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना कुछ है, नेटिव हेलिकल स्ट्रक्चर इज लॉस्ट, पहले को देख लें। पॉइंट्स को मेरे ख्याल में इजी है, अगर आप लोग खुद पढ़े कोई भी मसला नहीं है। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द पेप्टाइड लिंकेज रिमेन्स इंटैक्ट, पेप्टाइड बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस हो जाती है। डीनेचर प्रोटीन्स जो है क्या है, इनसॉल्युबल इन द सॉल्वेंट, इट वाज ओरिजिनली सॉल्युबल, मतलब सॉल्युबिलिटी में चेंज आ जाता है, विस्कोसिटी में फर्क आ जाता है, सरफेस टेंशन में फर्क आ जाता है, ठीक है। डीनेचर प्रोटीन इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके पेप्टाइड बॉन्ड एक्सपोज हो जाते हैं, तो इसी वजह से वो इजीली जो है ना वो हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर कुकिंग काज और डीनेचुरेशन, ठीक है ना। और डीनेचुरेशन से क्या होता है कि फिर जब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं बॉडी के अंदर तो उनको आसानी के साथ डाइजेस्ट कर सकते हैं, इनको पढ़ेंगे हम डाइजेशन में। फर्दर डीनेचुरेशन ऑफ डाइटरी प्रोटीन बाय HCl, अगेन जो है ना स्टमक में HCl मौजूद होता है, ठीक है। तो वो जो है ना डीनेचर करता है प्रोटीन्स को, जो कि फर्दर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं या प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं उनको आसानी के साथ वो फिर पेप्टाइड बॉन्ड्स को वो ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब है कि उनको डिटेल से पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, डीनेचुरेशन इज यूजुअली रिवर्सिबल, यार डीनेचुरेशन इज यूजुअली इरिवर्सिबल, मतलब है कि इसको वापस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एग को जब हम बॉईल करते हैं, ठीक है, तो वो जो कोगुलेट होता है तो फिर वो रिवर्सिबल नहीं होता है, ठीक है। ऑल्दो के सम केसेस में रिवर्सिबल भी होता है, ठीक है। केयर केयरफुल डीनेचुरेशन इज सम टाइम रिवर्सिबल, इसको रीनेचुरेशन भी कह सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि हेमोग्लोबिन अंडरगो डीनेचुरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सैलिसिलेट, लेकिन अगर सैलिसिलेट को रिमूव किया जाए तो दोबारा से जो है ना इसकी रीनेचुरेशन हो जाती है, मतलब है कि दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तो सम केसेस में डीनेचुरेशन को रिवर्स किया जा सकता है, बट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो है ना डीनेचुरेशन को वापस नहीं किया जा सकता है, तो इसी वजह से वो इरिवर्सिबल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर कोगुलेशन है, तो कोगुलेशन और डीनेचुरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि डीनेचुरेशन थोड़ा सा, जब डीनेचुरेशन थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए तो उसको कोगुलेशन कहते हैं। एक बात और भी कि जरूरी नहीं है कि जो प्रोटीन्स डीनेचर हो सकते हैं तो कोगुलेट भी हो। कोगुलेशन क्या होता है, रिफर्स टू द सेमी सॉलिड फॉर्मेशन, ठीक है, प्रिसिपिटेट सा बन जाता है। और एक बात और कि प्रिसिपिटेशन के दौरान उनके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल वो इंटेक कर लेते हैं, जिससे जेली टाइप जो है ना वो अपीयरेंस हो जाता है, तो उसको फिर जो है ना कोगुलेशन कहते हैं। लेकिन कोगुलेशन के लिए जरूरी है कि ये इरिवर्सिबल होता है। दूसरी बात यह है कि रिक्वायर्स लो टेम्परेचर एट आइसोइलेक्ट्रिक, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच इसी वजह से, क्योंकि अगर आइसोइलेक्ट्रिक पीएच ना हो तो फिर कोगुलेशन इसी वजह से नहीं होती है, क्योंकि तो हमने पढ़ा था कि या अमीनो एसिड नेगेटिवली चार्ज होगा या पॉजिटिव, अगर एनी अदर पीएच देन आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, तो फिर उसमें रिपल्शन होती है, एक दूसरे के करीब नहीं आते, तो कोगुलेशन कैसे होगी। इसी वजह से आइसोइलेक्ट्रिक पीएच का होना जरूरी है ताकि उसमें इंटरेक्शंस पैदा हो, ठीक है। तो ये जो है ना एग्जांपल दे दिया है कि ये प्रोटीन हमारे पास कोगुलेट होते हैं। तो कोगुलेशन में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर लार्जर प्रोटीन हो इसके लिए लार्जर पॉलीपेप्टाइड का होना जरूरी है, तो कोगुलेट होंगे। इसके अंदर फिर क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल इंटेक्ट हो जाते हैं, जिसको कोगुलेटेड प्रोटीन कहते हैं। लेकिन अगर वो शार्टर पेप्टाइड चेन्स हैं तो शार्टर पेप्टाइड चेन्स वो कोगुलेशन नहीं हो सकती है उनकी, उनमें अगर पेप्टाइड के बॉन्ड्स हैं वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड वो ब्रेक हो सकते हैं तो डीनेचुरेशन हो जाएगी। लेकिन कोगुलेशन के लिए जरूरी है कि वो एक दूसरे इस तरह का एक कोर बनाए और इस कोर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल को इंटेक्ट करे, तो इसके लिए लार्जर पेप्टाइड बॉन्ड का होना या लार्जर पेप्टाइड चेन का होना जरूरी है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात जो है ना ये हमारे पास कोगुलेशन और जो डीनेचुरेशन है उसमें डिफरेंस भी मैंने बता दिया, ठीक है। ये फंक्शन है डिफरेंट एंजाइम्स के, मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, इसको आप लोग जो है ना वो पढ़ लें, ठीक है। और ये बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस है, कोई मसला नहीं है, बस आप लोग सिर्फ रीड करें, इन्फॉर्मेशन हैं आप लोग के पास, इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को पढ़ेंगे। इसके साथ ही आप लोगों का इस क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। मैं तो ऐसे करता हूं कि आप लोगों का ले लेता हूं, ठीक है। आप लोगों के क्वेश्चन जो है ना के लिए